बेटा, खाना बन गया हो तो ला, जरा थोड़ा मुझे भी ला कर दे दे। बड़ी जोरों की भूख लगी है। खाने की सुगंध से नाक तर हुई जा रही है। अब अतड़िया भी तर कर लूं। सुजीत कुमार जी अरमान भरे लहजे में अपने बेटे से कहते हैं। तभी बेटा गुस्से में कहता है, हाँ बन गया बुढ़े, लेकिन अभी तक किसी ने खाया है? पहले सबको खाने दे, फिर मिलेगा तुझे। हर वक्त जीभ खाने को मांगे, जा बुढ़े की। ये सुनकर सुजीत कुमार जी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाना सबके खाने के बाद ही दिया जाता था। बूढ़ा जिस्म, खाल हड्डियों पर चिपकी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, एक हाथ ज्यादा काम ना करता था। आंखें अंदर को धंस गई थी। हर वक्त मायूसी चेहरे पर छाई रहती थी। पूरे दिन अकेले अपने खाट पर बैठे हुए इधर से उधर आने जाने वालों को देखते रहते थे। घर में 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी, पोते पोती सब थे, लेकिन कोई पास बैठकर 2 बात करने के लिए तैयार नहीं था। जब भी किसी से बात करने की कोशिश करते, तभी सब धुतकार देते और कहते कि बुढ़ों से के बतियाना। सब सुजीत कुमार जी से दूर दूर भागते थे, जैसे कि वो कोई अछूत हो। बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है। अपने ही बच्चे बुढ़ापे में दूर भागने लगते हैं। एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब सुजीत कुमार जी घर के मुखिया हुआ करते थे। घर में आ जाते तो ऐसा लगता था जैसे कोई शेर आ गया हो, और शेर को देखते ही बकरियां तितर बितर हो जाया करती थीं। उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। उनके बेटे उनके सामने आने से डरते थे, और बहुओं की तो बात ही क्या। इतनी रोबदार शख्सियत के मालिक थे कि सामने वाले को देखते ही पसीने छूट जाया करते थे। उसके मुंह से 2 अल्फाज भी नहीं निकल पाते थे। उनका फैसला अटल होता था, जैसे पत्थर पर कोई लकीर खींचती हो। किसी को भी उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके 4 बेटे थे, राकेश, दिनेश, गोपाल और संजय। उनकी कोई बेटी नहीं थी। चारों बच्चों की उन्होंने शादी कर दी थी। घर में बहुएं आईं, पोते पोती हुए। उनका अब एक बड़ा कुनबा हो गया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उन्होंने सब काम धंधा अपने बच्चों के हाथ में सौंप दिया, लेकिन जमीन और घर अभी भी उन्हीं के नाम पर था। फिर उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वह अकेले रह गए। वक्त गुजर रहा था और वक्त के गुजरने के साथ साथ ही वह कमजोर होते जा रहे थे और उनके बच्चे उन पर हावी होते जा रहे थे। जब तक पत्नी थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे बच्चों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। आप उनका कमरा भी उनका ना रहा। उनका पलंग भी अब बरामदे में डाल दिया गया था। खाना भी अब सबके खाने के बाद उन्हें दिया जाता था, और वह किसी को कुछ नहीं कहते थे। बस बैठे हुए सब कुछ देखते रहते थे। कमजोर ही तो हो गए थे, लेकिन फितरत तो वही थी। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो बेटों से कहते हैं कि मेरे नाखून काट दो, तो एक बेटा दूसरे को कह देता, दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को कह देता। कहते कहते बहुत मुश्किल से नाखून काटे जाते थे। अपनी बेबसी पर उन्हें बहुत रोना आता था, और अपने वह दिन उन्हें बहुत याद आते थे जब सब उनके आगे पीछे घूमते थे और वह घर के मुखिया हुआ करते थे। बुढ़ापे में उन्हें ये दिन देखने पड़ेंगे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने बेटे से कहा, तो बेटे ने खाना देने से मना कर दिया कि सबके खाने के बाद ही मिलेगा। बुढ़ापे में ज्यादा खाना नहीं खाया जाता, थोड़ा सा ही खाना खाया जाता है, और फिर भूख भी जल्दी ही लग जाती है। पेट की अतड़ियां भूख की वजह से कुलबुला रही थी। खाने बनने के खुशबू घर में चारों ओर फैली हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें और भी तेज भूख लग गई थी, जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही थी। खाना लगा, फिर सबने खाना खाया। जब सब खाकर उठ गए, तब एक थाली में सुजीत कुमार जी के लिए खाना आया। वह खाना सुजीत कुमार जी ने ऐसे खाया जैसे उन्होंने बरसों बाद खाना खाया हो। अपनी जिंदगी से वह तंग आ चुके थे। अपने मरने की अब वह दुआएं मांगते थे। बच्चों का ऐसा व्यवहार उन्हें हृदय में तीर की तरह चुभता था। उनका हृदय छलनी छलनी हो गया था। एक दिन उनके घर एक आदमी आया। वह आदमी उनके बड़े बेटे राकेश से कहता है,
मेरा नाम कमल है। मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक बहुत अच्छी भैंस है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है और आप उसे बेचना चाहते हैं। मैं उसे खरीदने के लिए आया हूँ। मेरा दूध का कारोबार है, मैं उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। राकेश कहता है, हाँ, हमारे पास एक बहुत बढ़िया भैंस है, लेकिन हमें उस भैंस को बेचनी नहीं है। आपने गलत सुना है कि हम अपनी भैंस बेचना चाहते हैं। मैं उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, कमल कहने लगता है। राकेश कहता है, आप समझ नहीं रहे कि मैंने क्या कहा है। हमें अपनी भैंस नहीं बेचनी है। तभी उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ती है। वह कहता है, भैंस तो हम बेचनी नहीं है, लेकिन ये बुढ़ा बिके तो इसे खरीदोगे? कमल हैरान हो जाता है। वह राकेश के पिताजी को बड़े गौर से देखता है। एक मायूस, उदास और झुर्रियों से भरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती है। वह 2 पल के लिए सोचता है और कहता है कि कितने में बेचोगे? राकेश हैरान हो जाता है। उसने तो ऐसे ही कह दिया था और वह तो उसके पिताजी को खरीदने के लिए तैयार हो गया था। राकेश समझता है कि कमल मजाक कर रहा है। वह कमल से कहता है कि 20,000 में दे दूंगा, लोगे? कमल अपनी जेब से 20,000 रुपये निकालकर राकेश के हाथ पर रख देता है और कहता है कि मैंने खरीद लिया, आज से ये मेरे हुए। राकेश हैरान रह जाता है। उसके हाथ में 20,000 थे। वह कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर राकेश भागा भागा अंदर जाता है और अपने तीनों भाइयों से मशवरा करता है। तीनों भाई भी पैसा देकर लालच में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी क्या हो रहा है इस बुढ़े का, बेच देते हैं। एक रकम तो हाथ लगेगी और इस बुढ़े से पीछा भी छूट जाएगा। राकेश और उसके तीनों भाई बाहर आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमें सौदा मंजूर है, तुम बुढ़ा ले जा सकते हो। सुजीत कुमार जी ये सारी बातें बैठकर सुन रहे थे। दिल पर छुरियां चल रही थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे उन्हें बेच भी सकते हैं। वे सोचते थे कि मेरे बेटे बेवकूफ़ हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुझे पैसों के लालच में बेच भी सकते हैं। उन्होंने अपने बेटों को कुछ कहना सुनना मुनासिब ना समझा और कमल की ओर देखते रहे और पता नहीं उन्हें क्या होता है कि वह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अंदर जाते हैं और अपनी एक पोटली लेकर आते हैं और कमल के साथ साथ चल देते हैं। वे सोचते हैं कि अपने बच्चों के साथ इतनी जिल्लत से रहने से तो बेहतर है कि किसी साथ चला जाऊं। क्या पता वहां जाकर ही मुझे मौत आ जाए। और क्या देखना बाकी रह गया था। उनके बच्चों ने उन्हें बेच दिया था। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी। कमल उन्हें लेकर चल देता है और अपने गांव, अपने घर लेकर आता है। कमल उनको एक कमरे में लेकर जाता है और कहता है, बाबा, ये आज से आपका कमरा है। कमल अपने बीवी और बच्चों को बुलाता है और कहता है कि देखो, ये मेरे बाबा हैं और ये आज से हमारे साथ ही रहेंगे और खबरदार अगर किसी ने इनको परेशान करने की कोशिश की। कमल अपनी बीबी सरला से कहता है, सरला, ये बाबा आज से हमारे साथ ही रहेंगे और देखना इन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। सरला संस्कारी महिला थी। कहने लगी, जी ठीक है, जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा। कमल सुजीत जी के लिए खाना लेकर आता है और बाबा को खाना खिलाकर सुला देता है। अगली सुबह जब सुजीत जी जागते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे उनमें नई जान आ गई हो। कमल बाबा के लिए नाश्ता लाता है। नाश्ता करने के बाद कमल बाबा के बाल काटता है और फिर अपने हाथों से नहलाता है। बाबा नहाते हुए कमल को बहुत हैरानी से देखता है। बाबा अपने अतीत में आते हैं, जहां बाबा अपने बेटों को हाथ ना पहुंचने की वजह से अपनी कमर पर साबुन लगाने के लिए बोलते थे, तो उनके बेटे उन्हें झिड़क देते थे और कहते हैं, इस बुढ़े ने तो मेरी ज़िंदगी ही खराब कर दी है। कहीं कुछ करने को बोल दे, कहीं कुछ। हमारे से तो मली न जाती अपनी कमर, इस बुढ़े की मल दो। फिर सुजीत जी ऐसे ही नहा लेते थे। ये सब याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्यार भरी नज़रों से कमल को देखते रहते हैं। कमल उन्हें नहलाकर उनकी पोटली से कपड़े निकालता है तो बाबा की पोटली से कुछ कागजात नीचे गिर जाते हैं। कमल उन्हें फिर से पोटली में रख देता है और बाबा को कपड़े पहनाता है, उनके नाखून काटता है। बाबा को पूरी तरह तैयार करने के बाद कमल बाबा को डेंटिस्ट के पास ले जाता है, जो दांत बाबा के टूट चुके थे वो बनवाता है। फिर बाबा की आंखें टेस्ट कराता है और उनका चश्मा बनवाता है। बाबा कमल को ये सब करते हुए देखते रहते हैं।
बस प्यार और अरमान भरी नज़रों से देखते रहते हैं। कमल के गांव में मेला लगा होता है। कमल बाबा को शाम के वक्त मेले में लेकर जाता है और उनके पसंद की बहुत सी चीज़ें दिलवाता है और कहता है, बाबा ये मेला तुम्हारा है, तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वो तुम्हारी है। बाबा कमल को हैरान होकर देखे जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं अब इस उम्र में भला क्या क्या लूँ, जो मुझे चाहिए था वो ले लिया है। कमल कहता है, बाबा आपने कुछ भी तो नहीं लिया, बस एक घड़ी ली है। बाबा को घड़ी का बहुत शौक था, जिसके लिए उन्होंने अपने चारों बेटों को भी बोला था, लेकिन किसी भी बेटे ने उन्हें घड़ी लाकर नहीं दी। इसलिए आज उन्होंने मेले में से घड़ी ही ली थी और अपने हाथ में पहन ली। कमल और बाबा कुछ देर मेले में घूमने के बाद फिर चाट खाते हैं। बाबा का मन हिंडोले में बैठने का था, लेकिन शर्म के कारण बोल नहीं पाए। लेकिन कमल उनके मन की बात जान चुका था। जिस तरह से वह हिंडोले को देखे जा रहे थे, कमल ने बाबा को हिंडोले में झुलाया। बाबा बहुत हंसे और हंसते हंसते रोने लगे। हिंडोले में झूलने के बाद बाबा और कमल घर आ जाते हैं। कमल की पत्नी बाबा और कमल को खाने के लिए पूछती है तो बाबा मना कर देते हैं कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कमल ज़्यादा जिद करता है, लेकिन बाबा खाना नहीं खाते तो कमल बाबा को उनके कमरे में लेटाकर आ जाता है और उनके लिए खाने की थाली ले जाकर रख देता है और कहता है, बाबा ये रहा आपका खाना, रात में भूख लगे तो खा लेना। बाबा बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम रख दो, भूख लगेगी तो खा लूँगा। कमल अपने कमरे में चला जाता है। सुजीत जी को ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। वे सोचते हैं कि अपने घर में मेरी क्या औकात थी और यहाँ इतनी इज्जत। मैं हर पल मौत की दुआ करता रहता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा ये तो मैंने सोचा भी ना था। अब मैं और जीना चाहता हूँ। इस परिवार ने जो मुझे इज्जत दी है, मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा। तभी कमल वहाँ आता है और कहता है, बाबा आपने खाना नहीं खाया, बाबा खा लीजिए, कमजोरी आएगी नहीं तो। बाबा कहते हैं, बेटा तुम इतनी फिक्र मेरी क्यों करते हो, मुझे भूख ही नहीं है, नहीं तो मैं खा लेता। कमल बाबा के हाथ पकड़कर बाबा के बिस्तर पर ही बैठ जाता है और बाबा के हाथ पकड़े रहता है और कहता है, बाबा आप हमेशा खुश रहें, बस तो मैं भी खुश रहूँगा। बाबा बेटा तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या सकता है, लेकिन बेटा एक बात तुमसे पूछूं, जवाब दोगे? कमल, हाँ बाबा जरूर पूछिए। बाबा, बेटा जब मेरे बेटों ने मेरी कीमत लगाई और मुझे बेचने की बात बोली तो तुम मुझे लेने के लिए क्यों तैयार हुए और मुझे अपने साथ लाकर अपने घर में रखकर इतना प्यार क्यों दे रहे हो? आज के समय में इसकी तो उम्मीद भी नहीं थी की जा सकती कि जो तुम कर रहे हो। बेटा मुझे ये सब सपने जैसा लग रहा है, लेकिन ये तो हकीकत है। कमल, हाँ बाबा ये हकीकत ही है। बाबा तुम नहीं जानते हो, मैंने ज़िंदगी में अपने पिताजी को खोकर कितना कुछ खोया है। जब तक पिताजी मेरे साथ थे मुझे उनकी कदर न हुई। आज जब पास नहीं है तो रह रहकर उनका ख्याल आता है। जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो उसमें मैंने खुद को पाया और आपने अपने पिताजी को। मेरे पिताजी बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे, लेकिन मैंने अपने पिताजी को कभी इज्जत ना दी। हर पल उन्हें कोसता रहता था, हर पल उन्हें ताने मारता, हर पल उन्हें जलील करता और कभी कभी हाथ भी उठा देता था। कमल रोते रोते बोलता जाता है। बाबा सब बातें सुनते रहते हैं। फिर कमल कहता है, बाबा मेरी ही लापरवाही से मैंने अपने पिताजी को खो दिया। एक रात बाबा को खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे सोने में परेशानी हो रही थी। मुझे गुस्सा आया तो मैंने बाबा को कई नींद की गोली एक साथ दे दी ताकि सो जाएं अच्छे से। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि पिताजी ऐसा सोएंगे कि कभी उठ ही नहीं पाएंगे। मेरे हाथों पिताजी की हत्या हो गई बाबा। कमल दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। बाबा कमल को अपने सीने से लगा लेते हैं। कमल कहता है, बाबा जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो मैंने सोचा मुझे अपना प्रायश्चित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बाबा मेरे पिताजी की मौत के बाद मैं पल पल मरता हूँ, रोज़ जीता हूँ, रोज़ मरता हूँ। बाबा आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मेरे पास ही रहना। बाबा कमल को चुप करते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, तुम ही तो मेरे बेटे हो। कमल, बेटा मैं ही जानता हूँ
मैं रह तो रहा था अपने बेटों के घर में, लेकिन वैसे नहीं जैसे मेरे बेटे रहते थे मेरे घर में। मैंने कभी कोई कमी ना की थी अपने बच्चों को पालने में, लेकिन मुझे पालने में मेरे बेटों ने सारी कमियां कर डाली। तुमने वो सब कमी पूरी कर डाली बेटा। मुझे अपने घर लाए, मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे 2-4 दिन के अंदर वो सारी खुशी दे डाली जो मुझे मेरा पूरा कुनबा ना दे पाया। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बेटा। कमल चौंक कर कहता है, क्या बाबा? सुजीत जी अपनी पोटली में से कागजात निकालते हैं और कमल के हाथ पर रख देते हैं। कमल उन्हें देखता है और हैरान होकर पूछता है, बाबा ये क्या है? बाबा कहते हैं, ये मेरी जमीन है और घर के कागजात हैं जिस पर मेरे दस्तखत हैं। मेरे बेटे गधे हैं बेटा, बेवकूफ़ हैं। मेरा काम धंधा अपने हवाले कर लिया, लेकिन मेरा घर और ज़मीन अपने नाम ना करा सके, क्योंकि उनका ये कहना था कि बुढ़े का सब कुछ हमारा ही तो है। लेकिन जल्दी जल्दी में मेरी कीमत लगाकर उन्होंने मुझे 20,000 में बेच डाला। मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ बेटा। अपने बेटों के साथ तो मैं मर मर कर ही जी रहा था, तूने मुझे मरते मरते नई जिंदगी दे दी। मेरी सेवा करके मुझे सेहतमंद बना दिया, मेरा मरा हाथ फिर से जिंदा कर दिया। कल मुझे शहर लेकर चलना, अदालत जाकर मुझे ये सब तेरे नाम करना है। अगले दिन अदालत जाकर सुजीत जी अपना सब कुछ कमल के नाम कर देते हैं और कहते हैं, जब मैं मर जाऊं तो मेरा घर और ज़मीन अपने कब्जे में ले लेना। कमल हैरान रह जाता है, उसे लेने से इनकार करता है, लेकिन बाबा की जिद के आगे घुटने टेक देता है। कमल और बाबा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी कमल की पत्नी और बच्चे भी वहां आ जाते हैं। कमल की पत्नी भी उन्हें देखकर खुश होती है और बच्चे भी कमल को और बाबा को लिपट जाते हैं। कुछ दिन की होश के बाद घर जमीन की लालच में कमल का गांव घर पता करके जब चारों बेटे कमल के घर आते हैं और कमल उस वक्त घर में नहीं होता है, तो कमल की पत्नी से कहते हैं कि हम अपना बुढ़ा लेने आए हैं जो हमें आपके पति को बेचा था। तभी सुजीत जी एक डंडा लेकर अपने कमरे से बाहर आते हैं और दे धड़ाधड़ चारों बेटों को ठोक देते हैं और ठोकते ठोकते कहते हैं, बुढ़ा लोगे? ले लो बुढ़ा, लो बुढ़ा। ओए माँ करते करते चारों बेटे 9-2-11 हो जाते हैं। जब कमल घर आता है, सुजीत जी उसे सब बात बताते हैं, तो कमल हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और अपने बाबा को लिपट जाता है। और ऐसे ही हंसते हंसते बाबा की सेवा करते करते कई साल बीत जाते हैं और एक दिन बाबा कमल को अलविदा कहकर इस दुनिया से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद कमल बाबा को दिया हुआ वचन निभाता है और कानूनी कार्रवाई करके सुजीत जी का घर और ज़मीन अपने कब्जे में ले लेता है। तो सुजीत जी के बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। उनका हंस आज बहुत बुरा है। जिन बेटों ने कुछ पैसों के लालच में अपने ही बाप को बेच डाला, उस औलाद को भगवान कैसे सुखी रख सकता है। माता पिता तो वो हस्ती है जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद चुका नहीं सकती है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।